सभी विद्यार्थियों का स्वागत है अपने विद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में और अपने हिंदी की क्लासों में। आज हम नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। कक्षा 11 विषय अनिवार्य हिंदी, अध्याय संख्या 7 गजल, जिसके कवि हैं दुष्यंत कुमार। कौन है? दुष्यंत कुमार। गजल है ये, ठीक है। और ये जो कविता है ये गजल ली गई है, यह है साये में धूप। कौन सी? साये में धूप काव्य संग्रह से इनकी यह रचना ली गई है, ठीक है। यहां 1 2 3 4 यहां पद हैं। इनको पहले पढ़ते हैं, फिर इनके कटे शब्दार्थ हैं वो देखते हैं और फिर व्याख्या करते हैं। तो चलिए देखते हैं। कहा तो तय था चिरागा हरेक घर के लिए, कहा चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। तय का अर्थ होता है निश्चित, निश्चित। चिरागा दीपक, दीपक, ठीक है। हरेक प्रत्येक, घर का मतलब घर ही रहेगा। चिराग वही हो जाएगा दीपक। मैसर उपलब्ध, उपलब्ध शहर के लिए, ठीक है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। पहले बता देता हूं इसमें क्या है। यहां कवि दुष्यंत कुमार है। वर्तमान सामाजिक जो दुर्दशा चल रही है उस दुर्दशा पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। स्वतंत्र देश होने के बावजूद, आजादी मिलने के बावजूद भी भारत में शासन व्यवस्था कैसी है, लोग यहाँ किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। देश आजाद होने के बाद में प्रत्येक नागरिक ने जो एक स्वप्न देखा था, एक सपना देखा था, वह सपना कहाँ तक सच हुआ है, उसी क्रम में दुष्यंत कुमार कहते हैं। क्या कहते हैं देखिए। कहा तो तय था चिरागा हरे घर के लिए। प्रस्तुत पद में कवि दुष्यंत कुमार गजल में वर्णन करते हुए कहते हैं कि स्वतंत्र देश में जब देश आजाद हुआ था उस समय प्रत्येक नागरिक ने यह निश्चित किया था, प्रत्येक नागरिक ने यह निश्चित किया था कि हम प्रत्येक व्यक्ति के घर में दीपक जलाएंगे। क्या जलाएंगे? दीपक जलाएंगे। यह है स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक ने निश्चित किया था कि हम प्रत्येक भारतीय के घर में क्या करेंगे? दीपक जलाएंगे। अब यहां दीपक जलने पर क्या होता है? उजाला होता है। क्या होता है? उजाला, प्रकाश आता है और अंधकार दूर हो जाता है। तो इसका दूसरा अर्थ क्या है, वो कवि ये कहना चाहता है कि स्वतंत्र भारत में प्रत्येक व्यक्ति ने यह स्वप्न देखा था कि हम सबको खुशियां मिलेंगी। क्या मिलेंगी? खुशियां मिलेंगी। यह प्रत्येक भारतीय ने सपना देखा था कि हमें क्या मिलेंगी? खुशियां मिलेंगी। कहां चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। आगे कवि कहता है कि जो स्वप्न देखा था वह स्वप्न रूपी दीपक है, वह दीपक अभी तक पूरे शहर में उपलब्ध नहीं हो पाया है। अर्थात जो प्रत्येक नागरिक ने निश्चित किया था कि प्रत्येक शहर में क्या करेंगे? हम दीपक जलाएंगे, तो वह अभी तक प्रत्येक शहरों में वह दीपक वह उपलब्ध नहीं हो पाया है। अब उपलब्ध नहीं होने का मतलब जो खुशियां स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक को मिलनी चाहिए थी, वह खुशियां अभी तक पूरे शहरों में पूरे भारतीय नागरिकों को वह खुशियां, वह अधिकार अभी तक नहीं मिले हैं। जो सपना किसने देखा था? प्रत्येक भारतीय ने देखा था देश के स्वतंत्र होने के बाद में कि हमें खुशियां मिलेंगी, लेकिन वह खुशियां अभी तक भी
भारतीय लोगों को नहीं मिली है, लोगों को वह अधिकार अभी तक नहीं मिले हैं। ठीक है, इस प्रकार से इस पद की व्याख्या। दीपक, खुशियां, दीपक मैसर उपलब्ध, उपलब्ध का मतलब वही अधिकार अभी तक पूरे भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहां से चले और उम्र भर के लिए। दरख्तों, पेड़ों, साये, छाया, धूप का धूप ही रहेगा, चलो यहां चले उम्र भर, जीवन भर के लिए या जिंदगी भर। ठीक है, आगे कवि दुष्यंत कुमार कहते हैं कि यहां भारत में उगने वाले जो पेड़ हैं, इन पेड़ों की जो छाया है वो छाया भी क्या देती है, धूप देती है। अगर इन पेड़ों की छाया में हम बैठते हैं तो यह पेड़ों की छाया भी कैसी लगती है, धूप के समान लगती है। अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वह शासन व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ सुख देने के बजाय, खुशियां देने के बजाय वह प्रजा को, जनता को क्या दे रही है, दुख ही दुख दे रही है। ऐसी यहाँ की शासन व्यवस्था है। शासन व्यवस्था मीन्स यहाँ लोग राज तो कर रहे हैं, लेकिन राज करने के बाद वह जनता के सुखों की ओर ध्यान नहीं देते और वो तो अपने आप में यही सोचते हैं कि जनता खुशी है, लेकिन खुशी नहीं है, वह जनता बहुत दुखी है। जिस प्रकार से पेड़ की छाया में बैठने के बाद भी क्या लगती है, धूप लगती है। चलो यहां से चले उम्र भर के लिए। अब कवि कहता है कि जहां शासन व्यवस्था ही ऐसी हो, जहां व्यक्तियों को अधिकार न दिए जाए, उन्हें खुशियां न दी जाए, तो ऐसी शासन व्यवस्था से मन ऊब जाता है और यह प्रण करता है कि ऐसे जीवन से हम इस शहर को छोड़कर जिंदगी भर के लिए किसी दूसरे शहर में चले जाएं, कहीं दूसरी जगह जाकर हम निवास करें। कौन कहता है ये? दुष्यंत कुमार कहते हैं कि अभी तक लोगों को उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, इस कारण से लोग क्या है, दुखी हैं। और जो शासन तंत्र है वह शासन तंत्र ये सोचता है कि लोग क्या है, बहुत खुशी से, आनंद से, लेकिन वह खुशी और आनंद से बिल्कुल नहीं है, वह दुखी है। ठीक है, दूसरा देख लिया। तीसरा, न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। कमीज पेट ढक लेने ऐसे रहेगा, मुनासिब, योग्य, सफर, यात्रा। ठीक है, आगे कवि दुष्यंत कुमार वर्णन करते हुए कहते हैं कि भारत के जो लोग हैं यह इतने उदासीन, इतने उदासीन और अपने अधिकारों के प्रति एक तरह से सतर्क नहीं है, संतोषी स्वभाव के हैं। जो मिल रहा है उसी में वो क्या कर लेते हैं, संतोष धारण कर लेते हैं। कैसे? जैसे न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे। कवि यह कहना चाहता है कि शरीर पर धारण करने के लिए अगर कमीज न हो तो पांवों से पेट ढक लेंगे, तो पांवों पर, पैरों पर डलने वाला जो चद्दर है, ओढ़ने वाला जो चद्दर है, उसी से वह अपने पूरे शरीर को ढकने का प्रयत्न करते हैं। इतने उदासीन और उसके हैं, उदासीन है और संतोषी प्रवृत्ति की यह भारतीय लोग हैं। कमीज है, कमीज पहन रखी है तो कमीज से ही अपने सिकुड़कर अपने पैरों को भी ढकने का प्रयत्न करते हैं, यानी कमीज में ही वह चादर का भी काम करना चाहते हैं एक कमीज में। ठीक है, और अगर चादर पैरों को ढकने के लिए है तो उसी को वह कमीज के रूप में
धारण करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए कवि ये कहना चाहता है कि भारत के जो लोग हैं उदासीन है, संतोषी प्रवृत्ति के हैं, जिन्हें जो मिल रहा है उसी में वह अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं, अपने अधिकारों के लिए वह आगे नहीं बढ़ते हैं। ये लोग कितने मुनासिब हैं। आगे फिर कवि कहता है कि इस प्रकार से ये जो लोग हैं, यह जनता है, कितनी उपयुक्त है, योग्य या उपयुक्त, कितनी उपयुक्त है इस जीवन रूपी यात्रा के सफर पर चलने के लिए, यानी जीवन रूपी यात्रा पर चलने के लिए यह लोग किस प्रकार से उपयुक्त हैं कि अपने अधिकार नहीं मिल रहे हैं लेकिन फिर भी अपने जीवन रूपी यात्रा को क्या कर रहे हैं, निरंतर आगे की ओर बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। इसलिए कवि ये कहना चाहता है कि व्यक्ति को इतना भी संतोषी और उदासीन नहीं होना चाहिए कि वह अपने अधिकारों के प्रति सतर्क न हो। उसे अपने अधिकारों के प्रति क्या होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए। ठीक है, 3 देखिए। चौथा, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। अब यहां देखिए, खुदा ईश्वर क्या है, ईश्वर। आदमी का ख्वाब, ख्वाब का अर्थ होता है सपना। ठीक है भाई। हसीन नजारा, खुशनुमा दृश्य, खुशनुमा दृश्य, नजर के लिए, आंखों के लिए, आंखों के लिए। ठीक है भाई। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। यहां पर कवि क्या कहना चाहता है दुष्यंत कुमार, खुदा नहीं, लोग यह मानते हैं कि इस संसार में ईश्वर नहीं है, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते वह कि संसार में ईश्वर है, भगवान है, न सही। अगर ईश्वर नहीं है तो उसे मत माने, न सही, कोई बात नहीं है। अगर ईश्वर नहीं है तो आदमी का ख्वाब सही है, लेकिन कम से कम आदमी जो स्वप्न देख रहा है वह स्वप्न उसकी आंखों में तो मौजूद है। अपना जीवन जीने के लिए वह सपना तो उसकी आंखों में मौजूद है। कोई हसीन नजारा, और इन आंखों से जिंदगी जीने के लिए कोई खुशनुमा दृश्य है, वह खुशनुमा दृश्य अपनी आंखों में बसाए हुए है। किसमें, आंखों में बसाए हुए है, आंखों में लिए हुए है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि कवि ये कहना चाहते हैं कि इस भारत के लोग हैं ये सोचते हैं कि अब तो इस संसार में कोई ईश्वर है ही नहीं। वह उस ईश्वर के अस्तित्व को ही नकार रहे हैं कि ईश्वर है या नहीं है। वो तो यही मानते हैं कि ईश्वर नहीं है। लेकिन जो आंखों से हम देख रहे हैं, तो आंखों से हम देख रहे हैं तो ये क्या है, ये भी तो ईश्वर की दी हुई ज्योति तो है, भगवान ने तो दी है। तो कम से कम कवि ये मानता है कि कोई बात नहीं, भगवान को तो मत मानो, लेकिन कम से कम यह तो देखो कि तुम जिन आंखों से सपना देख रहे हो, अपने अधिकारों के प्रति लड़ रहे हो, अपने अधिकारों को जानने का प्रयत्न करो, तो इन आंखों से जो दृश्य देख रहे हो वह भी भगवान की दी हुई आंखें हैं। चलो कोई बात नहीं, ईश्वर को मत मानो, लेकिन कम से कम आप अपनी आंखों से क्या करो, जो यह खुशनुमा दृश्य है इस आजाद भारत में, कम से कम इस खुशनुमा दृश्य को तो अपनी आंखों से आराम से आप देखिए। ठीक है, इस प्रकार से 4 पदों की व्याख्या हमने देखी है। अब यहाँ पर जो विशेष है वो विशेष यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, विशेष में क्या क्या आ जाएगा देखिए। पहला यहाँ पर आ जाएगा भाषा सरल और प्रवाहशाली, साथ ही उर्दू शब्दों का प्रयोग। ठीक है भाई। दूसरा अनुप्रास अलंकार। तीसरा साये में धूप, छाया में धूप लगना। छाया में धूप थोड़ी लगती है, ठीक है ना, छाया है, छाया में धूप कैसे लगेगी। ठीक है, इसलिए विरोधाभास अलंकार है इसमें, विरोधाभास अलंकार। ठीक है, क्लियर। अनुप्रास अलंकार तो आप सब जानते हैं कहां है।
ठीक है। जैसे यहां देखते हैं, जैसे ये न, ये सॉरी, जैसे ये न आ गया, ये न आ गया, ठीक है। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। यहां दरख्तों के दो वर्ण भी जहां आवर्ती हो जाती है वहां पर भी क्या हो जाता है, अनुप्रास अलंकार हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यह, ठीक है, च, इसमें भी हो गया। अब इसमें देख लो, कहा तो तय था चिरागा हरे घर के लिए। अब देखिए कैवर्ण, ठीक है, च, ठीक है भाई, इसमें हो गया, इसमें हो गया। इसमें देख लेते हैं, न हूं कमीज तो पांव से, ये कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। ल, ठीक है। और इसमें अपन ने देख ही लिया है। इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार तो 2 या 3 वर्णों की आवर्ती होने पर अनुप्रास अलंकार अपने को दिखाई दे जाता है, ठीक है। तो विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही, ज्यादा पढ़ेंगे, 3 पद और हैं इसके, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ज्यादा बनाएंगे तो वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा और आप उसमें रुचि नहीं लेंगे, इसलिए इसी को आज ध्यानपूर्वक पढ़ें। आज के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।